हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथाली सतीश मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि ये मेरी पहली वीडियो है क्लास 12th के लिए आज से मैं क्लास 12th भी स्टार्ट कर रहा हूँ। 9th पहले कर चुका था, सबसे पहले 9th 10th देन 11th और आज मैंने 12th की भी शुरुआत कर दी है। और सबसे पहला टॉपिक ही मैंने उठाया है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैलकुलस का एक टॉपिक है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है क्लास 12th के अंदर। बहुत बेहतरीन चैप्टर माना जाता है कैलकुलस के रिगार्डिंग। तो आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक बहुत सारे बच्चों को ये आता भी होगा, कराया गया है नो डाउट, लेकिन इसको जितना भी कर लो उतना ही कम पड़ता है। तो बेहतर है कि मैं इसको जीरो से उठा रहा हूँ। तो अगर आपको सपोर्ट करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और स्प्रेड करना। कमेंट ज़रूर देना, कमेंट से बताना कि कैसा लगा आपको, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट होगा तो मैं करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि पहला वीडियो है, पहला इंटरेक्शन है क्लास 12th के बच्चों के साथ, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इंटरेक्ट करने में। तो आपको भी लगेगा, मुझे भी लगेगा। कैलकुलस इंटीग्रेशन होता क्या है? सबसे बड़ी बात होती है कि इंटीग्रेशन हम करते क्यों हैं। तो इंटीग्रेशन करने के दो वजह होती है कि अगर कोई फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर हर एक पॉइंट पे अगर वो इंटीग्रेट होता है तो क्या हम उसे वापस ले सकते हैं? यानी कि अगर सपोज करो, आप एक छोटा सा एग्जांपल, हालांकि इंटीग्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, कि अगर आप पानी को फ्रीज करते हो, मतलब जमाते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं, क्या होता है? आइस मिल जाती है। तो आइस और वाटर, अगर वाटर एक फंक्शन है तो आइस क्या हुआ? उसका डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएट कर दिया आपने उसको, ठीक है। तो जब आप आइस को मेल्ट करते हो तो वापस से आपको पानी मिल जाता है, गर्म करते हो तो उसको मेल्ट करके वापस पानी में लेकर जाना, मतलब क्या हुआ कि वाटर को फ्रीज करके आइस बनाना, इट इज़ कॉल्ड अ डिफरेंशिएशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मेल्ट करके या हीट करके वापस से उसको वाटर में कन्वर्ट करना, इट इज़ कॉल्ड अ इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन का एक बेसिक मतलब हुआ एंटी डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर कोई डिफरेंशिएटेड फंक्शन आपके पास आ जाता है, नहीं हमें तो वो वापस वही फंक्शन चाहिए, ठीक है। सपोज करो आपने कहा कि ये क्या किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो सकता है? कोई फंक्शन उठा के तो हम उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते, तो वापस से हमें वो फंक्शन मिल जाता है। तो इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव, राइट। या इंटीग्रेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब कहीं पर एरिया अंडर कर्व निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, और बहुत आगे तो बहुत ज़्यादा है, फिलहाल अभी इससे ज़्यादा जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो एंटी डेरिवेटिव पे बात करते हैं या एरिया की बात करेंगे, राइट। इंटीग्रेशन यानी कि एंटी डेरिवेटिव कैसे? अच्छा, अगर f(x) आपका कोई फंक्शन है, देखो सपोज कर लो x⁻³ + 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो आपने कहा f'(x) हो जाएगा आपका 3x² + 2। थोड़ा सा समझाना पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर वैसा नहीं है कि आए क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, वैसे नहीं होगा, फॉर्मूला दे दिया, नहीं होगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसेंस लेके चलना पड़ेगा। टॉपिक कैलकुलस का है और आप लोग जानते हो। सो f(x) = x³ + 2x, तो f'(x) क्या हो जाएगा? 3x² + 2, वेल नोन, ठीक है। सो ये अगर आपके पास फंक्शन है तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ
3x² + 2 क्या आएगा आपको, क्योंकि भाई इसका अगर एंटी डेरिवेटिव करना मतलब कि वापस से वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये x³ + 2x, तो इसका एंटी डेरिवेटिव आ गया x³ + 2x। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा चल, अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया तो आप कहोगे f(x) = 3x² + 2। तो अब आप कहोगे कि भाई एंटी डेरिवेटिव इसका जी यहाँ 5 आना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, 3x² + 2। मैं कहा नहीं 5 नहीं था, सॉरी 15 था। आप कहोगे नहीं सर फिर तो 15 आएगा। मैं कहा नहीं -20 था या 25 था, तो आप कहोगे नहीं -20 आएगा। मैंने कहा यहाँ पे कौन सा नंबर है ये आपको कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। यहाँ पे कौन सा नंबर था, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो दुनिया का कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे ये कौन सा कांस्टेंट है उसको हम एंटी डेरिवेटिव में डिफाइन नहीं कर पाते, हम उसके बारे में बता नहीं सकते कॉन्फिडेंटली कि ये नंबर होगा। डेफिनेटली हम कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे वो डेफिनेट नंबर क्या है आप उसको नहीं निकाल पाते, तो ये कंडीशन इनडेफिनेट की हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे हम नंबर लिखने से बचते हैं और हम कहते हैं कि यार नंबर तो हम नहीं बता सकते, तो चलो कोई कांस्टेंट नंबर होगा, तो आप C लिख देते हो। And due to this C, this kind of antiderivative is called indefinite integral। तो इंटीग्रेशन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल, एक इनडेफिनिट इंटीग्रल, और एक होता है आपका डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल, करेक्ट। अब ये नहीं कि इसमें अच्छा इसमें C आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। इनडेफिनिट और डेफिनिट दो अलग अलग चीज़ें हैं, हालांकि ये बेसिकली प्योरली एरिया को कैलकुलेट करके देता है। ये एंटी डेरिवेटिव आपका निकाल ही रहा है। डेफिनिट इनडेफिनिट को भी यूज करता है। सो इंटीग्रेशन यानी कि इनडेफिनिट इंटीग्रल या डेफिनिट इंटीग्रल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब हम बात करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल की, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो ये 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है। 3 पार्ट्स, 3 मेथड, यानी कि मेथड्स ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल मैं लिखता हूँ, मेथड्स ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल। और मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, श्योरिटी दे रहा हूँ, श्योर है बिल्कुल। आप मेरे वीडियो को प्यार से देखो, सीक्वेंस में देखो, जितनी वीडियोस निकलती हैं इसके ऊपर, बड़ा चैप्टर है, आपको जब पता भी नहीं चलेगा और आपका इंटीग्रेशन में मक्खन की तरह बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस लगे रहना, वीडियो देखो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेथड ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल में 3 मेथड्स आते हैं बेटा। एक बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इंटीग्रेट करते हैं, एक बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा बाय पार्ट्स, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स। ये इनडेफिनिट के अंदर आता है, करेक्ट। इनडेफिनिट के अंदर ये 3 टॉपिक आते हैं, जिसमें सबसे ये वाला जो टॉपिक है आपका बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड,
सबसे ज़्यादा फोकस करने की इस पे ज़रूरत होती है, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर किसी को आएगा तो तभी आएगा जब उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, वरना नहीं आएगा। आप कितना भी सिर पैर पटकते रहो, पटक लो, जहाँ जाना है चले जाओ, अगर आप इस मेथड पे फोकस नहीं करोगे इंटीग्रेशन तो नहीं आने वाला। दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन, जब आप इसको सीख लेते हो एक झटके में आ जाता है, बाय पार्ट्स तुरंत आ जाता है। यहाँ तक ये स्पीड को रोक के रखता है, सब्स्टिट्यूशन तक आपकी स्पीड नहीं ले पाता इंटीग्रेशन। जैसे ही सब्स्टिट्यूशन ख़त्म होता है इंटीग्रेशन रॉकेट हो जाता है। तो इसके बाद जो भी चीज़ें चल रही हैं अब धीरे धीरे मैं अब मूव ऑन करता हूँ। अब हम इसके बाद जो है फॉर्मूलाज लिखते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज। उसके बाद हम बेसिक इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे कि इंटीग्रेशंस को हम कैसे करें। फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। पहला इंटीग्रल, ये इंटीग्रल होता है, ये साइन इंटीग्रल का है x टू द पावर n dx, करेक्ट। ये हो जाएगा आपका x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। दूसरा e की पावर x dx, ex प्लस c। तीसरा 1 बाय x dx इक्वल्स टू log x प्लस सी, log मोड x प्लस सी, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है आपका ये। फोर्थ इंटीग्रल dx इक्वल्स टू, यानी कि यहाँ पे कोई भी नंबर है वो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर इंटीग्रल से बाहर आ जाता है, dx सिंपली x प्लस सी। फिफ्थ a टू द पावर x dx equals to a to the power x upon log a plus c। सिक्स्थ इंटीग्रल sin x dx, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे काम करेंगे। sin x dx इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सी सब में लगेगा, अगर आपने सी नहीं लगाया तो टीचर आपके मार्क्स काट सकता है, आप उस मार्क्स को क्लेम नहीं कर सकते। सेवंथ इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी। एट्थ इंटीग्रल सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस सी। ध्यान से सोचो, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया, टेन एक्स, करेक्ट। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हुआ, साइन एक्स। अच्छा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स। तो इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स आ रहा है, राइट। यहां थोड़ा सा फोकस करना है, राइट। इसके बाद सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ये होता है आपका सेक एक्स प्लस सी, राइट। 9 10 इंटीग्रल कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 11 देखो, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉट के साथ माइनस कॉट एक्स का अगर डेरिवेटिव देखने जाओगे तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स आएगा, तो इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, राइट। अब दो फॉर्मूले में ऐसे लिख रहा हूँ जो बेसिकली
स्टार्टिंग में नहीं देता है एनसीईआरटी, आगे देता है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला है तो आप नोट डाउन कर लो। 12th इंटीग्रल tan x dx माइनस लॉग मोड cos x प्लस सी, या इसको आप लॉग इस पावर को ऊपर लेके जाओगे तो ये sec x प्लस सी हो जाता है, राइट। 13th इंटीग्रल cot x dx इक्वल्स टू लॉग sin x प्लस सी, ये दो फार्मूले, इसके बाद भी दो फार्मूले। 14th इंटीग्रल sec x dx दिस इज इक्वल्स टू लॉग sec x प्लस tan x प्लस सी। 15th इंटीग्रल cosec x dx इक्वल्स टू लॉग cosec x माइनस cot x प्लस सी, राइट। ये हो गए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। अगर आप ध्यान से देखो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, 1 2 3 4 5 6, तो ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंटीग्रल्स यहाँ पे एक साथ लिखते हैं। अब इसके बाद बारी आती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस। 16th इंटीग्रल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एन डी एक्स, ये हो जाता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, राइट। 17th इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एन डी एक्स इक्वल्स टू, आप इसको टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, या आप इसको माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, करेक्ट। थोड़ा सा वीडियो की लेंथ तो जाएगा बच्चों, लेकिन क्योंकि स्टार्ट है, मुझे नहीं मालूम आपको क्या आता है नहीं आता है, वी डोंट नो, दैट्स वाई मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। पेशेंस रखना, हो सकता है आपको आता हो, पर देखते रहो, हो सकता है बीच में कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जो आपको ना आता हो, तो मिस करने से आप उस पॉइंट को मिस कर जाओगे। 18th 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 एंड डी एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। यस, ये बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन हमने 18 बनाए, राइट। या 16-17 एनसीईआरटी भी दे रहा है, तो हमने 18 फार्मूलाज आपके लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो, और ये आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 291 पे भी आपके फार्मूलाज साइड में लिखे हुए हैं, करेक्ट। एक बार इसको पोज कर लो, नोट डाउन कर लो। इसमें मैंने एक ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये 4 फार्मूलाज मैंने फ़िलहाल स्टार्टिंग में दिए हैं। इन फार्मूलाज को लिखो, 2-3 बार लिखो, और एक पेज पर नोट डाउन करो। जब भी क्वेश्चंस करो तो ये फार्मूलाज आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको इरेज करते हैं, अब हम आगे चलते हैं। यस बच्चों, अब हम 7.1 से कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे ताकि आपको इंटीग्रेशन का एक बेसिक स्टार्ट दे पाए, एंड देन 7.2, 7.3 ये दोनों एक्सरसाइज इंटीग्रेशन के लिहाज से बेसिक स्ट्रॉन्ग करने से लेके इंटीग्रेशन को सीखने तक के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो 7.1 से कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज इस वीडियो में, उसके बाद फिर हम 7.2 का वीडियो बनाएंगे, राइट।
एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। मैं ज़्यादा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, I इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन 2x एंड dx। अब आप कहोगे कि इंस्पेक्शन करना, ये करना, वो करना, मैं वो सब काम नहीं कर रहा, सीधा इंटीग्रेशन, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं आने वाला नहीं है, आपको सीखने का है क्वेश्चन। अभी हम किसी क्वेश्चंस को मार्क्स के पर्पस से मत देखना। इंटीग्रेशन को शुरुआत में आप ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा, आएगा भी नहीं आएगा, अगर आप ये सोचने बैठ जाओगे इंटीग्रेशन छोड़ दो, आपके बस का नहीं है, नहीं सीख पाओगे। आप फ्री ऑफ माइंड से जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसको आप देखो, थोड़ा दिन देखो, उसके बाद आपको जब अपने आप पता चलने लग जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन तो इतने मार्क्स का बनेगा, ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का बनेगा, तो इस तरह की बहस में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। I इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन ऑफ 2x। यहाँ हमारे पास ये किस फॉर्मूला पे बेस्ड है? अब क्योंकि मैंने फॉर्मूला पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल क्या है, x, मेरे फॉर्मूला जो लिखा उसका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल क्या है, x, तो अब मैं उसको चेंज कर देता हूँ। वहाँ पे फॉर्मूला में हम क्या ले रहे हैं, साइन थीटा एंड डी थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा प्लस सी। ध्यान से देखना, समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा स्टैंड फॉर हियर 2x, यानी कि थीटा किसको कॉन्वे कर रहा है, थीटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रफ समझ लो या अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सिस्टम बनाया। 2x कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू 2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 which is a constant, which is a constant, समझ लो, which is a constant 2। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली इसके ऊपर बेस्ड है, ये डायरेक्टली जैसा वो है वैसा ही है, उसके जैसा है, एग्जैक्ट वो नहीं है, तो ये उसको यूज करेगा। यानी कि साइन थीटा का इंटीग्रल क्या है, माइनस कॉस थीटा, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा भाई, माइनस कॉस थीटा, यानी कि 2x माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, थीटा क्या है आपका 2x डालना पड़ेगा, यानी कि जो एंगल है वो तो आएगा ही आएगा। अब उसका डेरिवेटिव कितना आया आपका 2, उस डेरिवेटिव से इसको डिवाइड कर दो प्लस सी। अच्छा, तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी, ये चीज समझो, ठीक है। क्यों डिवाइड कर सकते हैं, अगर ये कांस्टेंट है तभी आप ऐसा कर सकते हो, अगर ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब क्या है, अगर यहां पे वेरिएबल आ जाता, सपोज कर लो थीटा इक्वल्स टू 2x स्क्वायर होता या x स्क्वायर होता, तो इसका थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाता, 2x विच इज नॉट अ कांस्टेंट, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। ये जो मेथड हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो ये डायरेक्ट मेथड है, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये सब्स्टिट्यूशन ही स्टार्ट हो चुका है आपका, इनिशियली सब्स्टिट्यूशन पे ही हो आप, लेकिन छोटा क्वेश्चन है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे चल रहे हैं, I इक्वल्स टू इंटीग्रल cos 3x एंड dx। तो फॉर्मूला cos थीटा डी थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा प्लस सी। थीटा क्या है यहाँ पे 3x, 3x का डेरिवेटिव क्या है 3 विच इज अ कांस्टेंट, मीन्स ये उस पर बेस्ड है, सो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन 3x
और 3x का डेरिवेटिव आया 3 से डिवाइड प्लस c हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इंटीग्रल लेट i इक्वल्स टू, हमेशा इंटीग्रल ले रहे हो तो ऐसा लिख दो। कई लोग बोलते हैं लेट क्यों लिखा, i क्यों लिखा, आगे काम आता है। अभी तो छोटे क्वेश्चन है। e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x, राइट। आगे नहीं चलते हम। यहाँ पे e की पावर थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर थीटा प्लस c दिया था, राइट। e की पावर थीटा यानी कि यहाँ पे थीटा और यहाँ पे क्या है 2x, तो थीटा इक्वल्स टू क्या है 2x। तो थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 2 विच इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या है 2 विच इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो इसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो e थीटा का इंटीग्रल क्या है e टू द पावर थीटा। तो यहाँ पे e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c, राइट, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राइट। i इक्वल्स टू इंटीग्रल ax प्लस बी द होल स्क्वायर एंड dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। इसको हम करते कैसे, एक काम करते हैं, छोटा है, होल स्क्वायर है, सबको खोलना आता है, खोल डालो। चलो जी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर एंड डी एक्स, राइट। ये हो गया इंटीग्रल ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस बी स्क्वायर। एक बेसिक अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल क्या कहता है कि ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं तो आप उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। सो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, राइट, प्लस इंटीग्रल 2ab एक्स एंड डी एक्स प्लस इंटीग्रल बी स्क्वायर एंड डी एक्स। यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ समझ लो, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेंड क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एफ एक्स एंड डी एक्स, बच्चों देखो नोट तो आप कभी भी कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, ठीक है। बट नोट करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पे ध्यान देना, ठीक है, उस पे ध्यान दो। यहाँ पे इस एफ एक्स को क्या बोलते हो आप, ये तो इंटीग्रल हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, इसे कॉल इंटीग्रेंड, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड क्या है एफ एक्स, और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेंड क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेंड यानी कि वो क्या है, इंटीग्रल का वेरिएबल क्या है एक्स, एक्स यानी कि dx हमें बता देता है कि इसका वेरिएबल क्या है। अगर आपको बहुत सारे, जैसे अब यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल का वेरिएबल क्या है x, क्यों, क्योंकि dx है, राइट, या फंक्शन x का है। सो ए स्क्वायर उसका कॉफिशिएंट है तो बाहर जाओ, ठीक है। सो i इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2ab कॉफिशिएंट है, बाहर जाओ, 2ab इंटीग्रल x dx, राइट। बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट है, आप भी बाहर जाओ भाई, बी स्क्वायर इंटीग्रल dx, जो मेन है वही अंदर रहेगा, फालतू लोग बाहर निकलो, ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता इंटीग्रल। सो ए स्क्वायर, अब x की पावर n dx
इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। ये क्या है? एक्स की पावर 2 यानी कि 2 प्लस 1 3 बाय 2 प्लस 1 3 एक्स क्यूब बाय 3। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2ab इंटू इसकी पावर 1 है, पावर फॉर्म में जाएगा, एक्स टू द पावर 3 एक्स स्क्वायर बाय 2 1 प्लस 1 2 बाय 1 प्लस 1 2। सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दिया, प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रल डी एक्स डायरेक्टली फार्मूला होता है एक्स, एंड लास्ट में आपको सी लगा देना है। राइट, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा समझना बच्चों, यही क्वेश्चन आई इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स प्लस बी टू द पावर 100 दे दिया, एक्स प्लस बी टू द पावर 100 दे दिया, तो अब आप क्या करोगे? तो अब आप क्या करोगे? तो हमने कहा कि बच्चों फॉर्मूला था हमारा थीटा टू द पावर n डी थीटा इक्वल्स टू थीटा टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। ध्यान से देखना, थीटा टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। यहां पर इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको देखते हैं। ये जो क्वेश्चन का ये जो इंटीग्रैंड है और यहाँ पे थीटा टू द पावर n, ये एक जैसे दिख रहे हैं। तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ? आ गया आपके दिमाग में, वेरी गुड। तो हम क्या करके देखेंगे, थीटा यहाँ पे क्या दिखा रहा है? थीटा यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई थीटा जो है वो ax प्लस बी है। तो इस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? a। करेक्ट ना भाई? इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 इंटू ए आया। करेक्ट? तो थीटा का डेरिवेटिव a है। राइट? तो थीटा का डेरिवेटिव a है, विच इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो ये इस फॉर्मूला को यूज कर सकता है एज इट इज। सो दिस गिव ax प्लस बी टू द पावर 100 प्लस 1 अपॉन 100 प्लस 1 इंटू इसका जो भी डेरिवेटिव आता है उससे आप इसको डिवाइड करते हो, यानी कि 1 बाय ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा ax प्लस बी टू द पावर 101 अपॉन 101 a प्लस सी। दिस इज योर आई। करेक्ट? समझ में आया? अच्छा लगा? बीच बीच में ऐसे मैंने बोला था आपको छोटी मोटी चीज़ें मैं करता रहूँगा, जिससे कि आपको इंटीग्रेशन में यहीं का यहीं सिखा दूँगा। उन बच्चों को जो जिन्हें अभी तक इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा है, या कोई भी आपके फ्रेंड्स में आपको चलो आ गया, आपके फ्रेंड्स में बहुत सारे लोग होते हैं या तेरे को इंटीग्रेशन नहीं आ पाता, उसको आप मेरी वीडियो को कॉल पे करो प्लीज़। राइट, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, इंटीग्रल साइन 2x माइनस 4 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 3x एंड dx। मुझे नहीं मालूम यहाँ पे 3x 2x है, मेरी थोड़ी आई साइड वीक है, 3x है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन अलग 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 डाल। इंटीग्रल साइन 2x dx माइनस 4 इंटीग्रल e टू द पावर 3x dx। फास्ट तो होना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाना पड़ता है। क्यों? कोफिशिएंट है भाई, बाहर निकलेगा।
एक स्टेप क्यों लगाऊं मैं इसको बाहर निकालने के लिए, पहले स्टेप से ही काम करूं। निकाल दिया बाहर, करेक्ट, राइट। अब यहां से चलते हैं आगे। याद करो sin 2x का डेरिवेटिव मैंने इसी बोर्ड पे थोड़ी देर पहले निकाला, मिटा दिया। हालांकि sin 2x, sin थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। थीटा के यहाँ पे 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस ई टू द पावर थीटा का इंटीग्रल, ई थीटा का इंटीग्रल, ई थीटा प्लस सी। सी एक ही बार लिखा जाता है, ये नहीं कि सर इसका सी कहाँ गया, इसका सी कहाँ गया, नहीं, लास्ट में एक सी लगा दो, राइट। माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4 ई टू द पावर थीटा यानी कि 3x, और इस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 3/3 प्लस सी। हो गया। एक स्टेप और लिखना चाहते हो, क्या जरूरत है, 4/3 तो करोगे, है तो सही। हो गया, दिस इज द आंसर, राइट। यहाँ आंसर वेरी करेगा, अभी तो खैर ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, बट आंसर्स बहुत सारी जगहों पे वेरी करेगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा आंसर कि उन्होंने जो आंसर पीछे लिखा हुआ है वो कितने स्टेप्स आपने जहाँ तक सॉल्व किया है वहाँ से और कितने स्टेप्स आगे हैं, यानी कि और आप कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। कभी कभार हम आंसर को पीछे ही छोड़ देते हैं, कभी कभार हम आंसर उसके स्टेप से आगे निकले आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप अपने प्रोसेस को सही रखना, प्रोसेस सही है तो क्वेश्चन सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब जैसे मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं 7th, I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x एंड dx। अब अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए ऑलमोस्ट क्वेश्चंस, जैसे कि ये क्वेश्चन है चाहे ये क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस ये नहीं कि एकदम आए और आपको इंटीग्रल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी तक जो हुए ऐसा हुआ है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होगा या वैसे क्वेश्चंस कम हो गए। अब थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे कि ये मैं देख रहा हूँ। क्या करूँ भाई, आपको x की पावर n का फॉर्मूला कैसे लग जाएगा, क्योंकि x की पावर n ही होना चाहिए इंटीग्रल में। यहाँ तो उसके बाद एक फंक्शन और है, तो पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो -1 एंड dx। दो टर्म अलजेब्रा इंटीग्रल अलग अलग कर दो, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर dx -1 इंटू dx हो गया, अलग अलग हो गया। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, एक्स स्क्वायर dx, एक्स की पावर n+1 बाय n+1, तो एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स प्लस सी, राइट। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं कराऊंगा, 9 नहीं कराऊंगा, 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, I इज इक्वल्स टू √x -1 बाय √x का होल स्क्वायर एंड dx। बहुत अच्छा। यहाँ पे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर हमने किया था 4 में लिख के दिखा देता हूँ, ax प्लस बी का होल स्क्वायर एंड dx। हो, हमने इसको खोला था और खोलने के बाद इसको इंटीग्रेट किया था। इसका भी स्क्वायर है, मतलब इसको खोलेंगे और खोलने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। याद करो,
फिर मैंने इसी क्वेश्चन को पीछे लेके गया, मतलब मैं इसके आगे गया, एक नया क्वेश्चन बना के लाया और मैंने बोला भाई एक्स प्लस बी टू द पावर 100, वहाँ तो दिखेगा ही नहीं, खैर रिफ्लेक्शन आता है, या इसको इंटीग्रेट करना था। मैंने कहा भाई इसका डेरिवेटिव क्या है, a विच इज अ कांस्टेंट, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बट यहां पे इसका डेरिवेटिव क्या है, आप कहोगे सर इसका डेरिवेटिव तो 1/2√x होता है, राइट? इसका भी डेरिवेटिव निकालोगे तो 1/2√x, मतलब कि ये कांस्टेंट तो नहीं देगा। इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे विच इज नॉट अ कांस्टेंट, मतलब कि जो हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे थे कि x की पावर n+1/n+1 कर देंगे, सो यहाँ अप्लाई नहीं कर पाओगे। मतलब इसके पास एक ही ऑप्शन है, इसको खोलो एंड देन अलग अलग इंटीग्रेट करो। समझ गए? तो इसको अब हमें खोलना पड़ेगा a - b द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √x का स्क्वायर इंटीग्रल में, ब्रैकेट में ही काम करेंगे हम, प्लस 1/√x का स्क्वायर माइनस 2 × √x × 1/√x एंड dx। देखो √x से तो ये √x कट गया, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, तो ये आया यहाँ पे x प्लस 1/x - 2 एंड dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल 1/x dx माइनस 2 इंटीग्रल dx, राइट? करेक्ट? राइट। सो इसका इंटीग्रल हो गया आपका x²/2, 1/x का इंटीग्रल log x प्लस log mod x माइनस 2x प्लस c। सिंपल आंसर आया। इसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। I इक्वल्स टू इंटीग्रल x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² एंड dx। करेक्ट? यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, if the degree of numerator is more than the degree of denominator or equals to degree of denominator, तो वहां डिवाइड तो करना पड़ेगा आपको, बेहतर है। वैसे भी ये सिंगल टर्म है, सिंगल वन टर्म है डिनोमिनेटर, इसको डिवाइड कर दो ईच को। सो I इक्वल्स टू x³ बाय x² प्लस 5x² बाय x² माइनस 4 बाय x² होल इंटू dx, राइट? I इज इक्वल्स टू, ये हुआ आपका x प्लस 5 माइनस 4 इंटू x टू द पावर माइनस 2 एंड dx। चलो थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करो। इम्प्रूव करो मतलब ऊपर आओ भाई। कैसे? यहीं से इंटीग्रेट कर डालो। ये नहीं कि इसको अलग अलग इंटीग्रल में, ये वाला स्टेप काटो, छोड़ो, आगे आना है, राइट? तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x²/2 प्लस 5 इंटू इंटीग्रल dx 5x माइनस 4 x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। करेक्ट? सो x²/2 प्लस 5x, यहाँ आएगा माइनस 1 जो इसको प्लस कर देगा 4 x टू द पावर माइनस 1 प्लस c। पावर को नेगेटिव में मत छोड़ना। x²/2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c इज द आंसर।
अब जो इससे अगला क्वेश्चन है वो और अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यानी कि हम क्वेश्चन नंबर उठा रहे हैं अब 13, चलो 12th कर लेते पहले। क्वेश्चन नंबर 12 रूट में है, और रूट को देख के ज़्यादातर बच्चे डर जाते हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। यह है आपका x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट x एंड dx। सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था, सिंगल टर्म है, अलग अलग डिवाइड कर दो, क्योंकि ऊपर क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, नीचे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो अलग अलग करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन रूट x को x टू द पावर हाफ लिख सकते हो, x टू द पावर हाफ dx प्लस 3 x अपॉन x टू द पावर हाफ dx प्लस 4 बाहर dx अपॉन x टू द पावर हाफ। अब देखो a टू द पावर m बाय b a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n होता है, और 1 बाय a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर माइनस m होता है। तो यानी कि 3 माइनस हाफ करोगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर, कितना बताया मैंने, 3 माइनस हाफ, देख सकते हो 3 टू जा 6 माइनस हाफ 5 बाय 2, x टू द पावर 5 बाय 2 dx प्लस 3 इंटीग्रल x टू द पावर 1 माइनस हाफ dx प्लस 4 इंटीग्रल x टू द पावर ऊपर लेके जाओ माइनस हाफ dx, राइट। इंटीग्रेट नाउ यूजिंग द फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 डाल दो। ये हो जाएगा x टू द पावर 5 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 5 बाई 2 प्लस 1 प्लस 3 x टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 4 x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, राइट c। देखो अब ध्यान से, ऊपर हो गया x टू द पावर 5 प्लस 2, एलसीएम लेंगे 2, 5 प्लस 2 7 बाई 2, नीचे भी आएगा 7 बाई 2, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाई 7 प्लस 3 बाई 2 2 बाई 3 x टू द पावर 3 बाई 2 प्लस 4, यहाँ पे 1 बाई 2, यहाँ पे 1 बाई 2, तो ये 2 बाई 1 x टू द पावर 1 बाई 2 प्लस c। एक स्टेप और इन नंबर्स को, जैसे ये कट रहा है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सिंपल 2 बाई 7 x टू द पावर 7 बाई 2 प्लस 2 x टू द पावर 3 बाई 2 प्लस 8 x टू द पावर 1 बाई 2 प्लस c इज योर आंसर। तो अब जैसे जैसे लेवल आगे जाएगा, क्वेश्चंस के थोड़े से लेवल बढ़ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, लिया। इसका अगला क्वेश्चन है वो और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो नोट डाउन करो इसको, यहां लिख देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 I equals to इंटीग्रल x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 एंड dx। इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला पार्ट में मिटा देता हूं। देखो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब डिवाइड करो भाई, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो
ये डिवाइड करना पड़ेगा। ये केस ऑफ डिवीजन का है, केस ऑफ डिवीजन बनता है, राइट। तो क्वेश्चन यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिवाइजर एंड dx है, तो इसको आप क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर एंड dx ऐसे लिखना होता है। फिलहाल मैंने देखा अगर यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस वन, प्लस वन निकालता हूँ तो x माइनस वन, मतलब कि ये फैक्टराइज हो रहा है और x माइनस वन भी मिल रहा है। तो ऊपर से फिलहाल एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो x माइनस वन प्लस वन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एंड dx, राइट। अब ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एंड dx, कट गया, कट गया, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटीग्रल dx, इसका इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी। सर आपने तो बोला डिवीजन होगा, यहाँ कहाँ किया हमने, अरे डिवाइड ही तो है ये। अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं, थोड़ा सा बदल देता हूँ। देखो एक लेटर बदल जाए, एक नंबर आपका इधर से उधर हो जाए, क्वेश्चन आपका अलग हो जाता है। ये रहा, तो रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आव देखते ना ताव देखते हैं, क्वेश्चन को रट लेते हैं और जैसे ही उनको ये क्वेश्चन नज़र आता है, जैसे कि क्वेश्चन I इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन एंड dx, NCERT का ही क्वेश्चन है और आपके टीचर ने ये क्वेश्चन उठाया और वहाँ पे माइनस वन की जगह टू चिपका के और आपके पेपर में डाल दिया। करो। अब जो रटने वाले बच्चे होते हैं, जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं रटने वाले, उनकी वैरायटी, उन्होंने देखा इतना, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को रटा हुआ है तो वो इतना ही पढ़ते हैं और वो उस क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। उनका माइंड जैसे वो इतना पढ़ता है, उनका माइंड उनको उस क्वेश्चन पे शिफ्ट कर देता है और वो ये उठा के आ जाते हैं। गलत हो गया, जीरो आए। बाद में अरे यार मैंने तो माइनस वन की जगह माइनस टू देखा ही नहीं, गलत हो गया। यही होता है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, राइट। अब यहाँ पे मैंने देखा इस टू करने का पर्पस क्या था, जैसे वहाँ फैक्टराइज हो रहा था, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा फैक्टराइज। अब आप फंस गए तो क्या करोगे। हालांकि है मेरे पास एक तरीका, लेकिन मैं उस तरीके पे जाना नहीं चाहता। मैं आपको लॉन्ग डिवीजन करवाना चाहता हूँ कि आप लॉन्ग डिवीजन भी सीखो। तो आप इसमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। चलो जी, एक सिंपल एक्सरसाइज, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू को डिवाइड कर रहे हैं हम एक्स माइनस वन से। होप आता हो। एक्स क्यूब को अगर मैं एक्स से डिवाइड करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर, राइट हेयर एक्स स्क्वायर। एंड नाउ एक्स स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। चेंज द साइन, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, वेरी गुड, ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट टर्म क्या आया आपका, x माइनस टू उतरा। x को इस x से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और यहाँ साइन प्लस का है तो प्लस 1 आया। प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 1, ये प्लस माइनस ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1 इज द रिमाइंडर, माइनस 1 इज द रिमाइंडर। तो अब इसको कैसे लिखते हैं, i इक्वल्स टू इंटीग्रल, ऐसे ब्रैकेट लगाओ, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, यही लिखा था मैंने,
कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर एंड dx। लिख डालो कोशेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रिमाइंडर -1 अपॉन x माइनस 1 dx। अलग अलग एक्स स्क्वायर dx प्लस dx -1 राइट dx बाय x माइनस 1। इसका इंटीग्रल आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस x माइनस इसका इंटीग्रल आएगा आपका log ऑफ x माइनस 1, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या है 1, तो ये इंटीग्रल 1 बाय थीटा एंड डी थीटा क्या आता है log थीटा प्लस c राइट। तो थीटा यहाँ पे क्या स्टैंड कर रहा है x माइनस 1 को, इसका डेरिवेटिव क्या है 1, तो x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस log x माइनस 1 प्लस c, दिस इज अवर i राइट, दिस इज अवर i। अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के भी उठा लेते हैं हम, लास्ट के 1-2 क्वेश्चंस। इसके बाद हम अगले वीडियो के अंदर 7.2, क्योंकि इतना बहुत होता है आपको बेसिक्स समझाने के लिए, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं थोड़ा सा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 19 पे अगर हम काम करते हैं, i इक्वल्स टू इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स एंड dx, sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स एंड dx राइट। सो i इसको एक काम करो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स 1 बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स एंड dx। ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स एंड dx। tan स्क्वायर एक्स कोई था फॉर्मूला, देखो शीट में जाके, कोई नहीं। आपके पास फॉर्मूला है sec स्क्वायर एक्स एंड dx इक्वल्स टू tan x प्लस c। अरे tan स्क्वायर एक्स तो sec स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, कर दो, 10th का फॉर्मूला है, आप तो 12th में हो, लिखो फटाफट sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड dx सेपरेट sec स्क्वायर एक्स dx माइनस dx। अब इसका tan x हो गया माइनस x प्लस c, बुलेट की तरह हाथ चलता है राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट राइट फॉर टुडे वीडियोस, एक और करके देखते हैं, 20 उठाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20, i इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx राइट, करेक्ट। बच्चों इसको डिवाइड करो, बेसिकली ऊपर 2 टर्म है नीचे सिंगल टर्म है, तो एक अलजेब्रा वाला सिस्टम लगा के हम इसको डिवाइड करते हैं। सो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx करेक्ट। सो इंटीग्रल 2 तो आपका कॉफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा 2, क्या बचा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स जो कि सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, और मैं इसको अलग कर देता हूँ, माइनस 3 बाहर हो गया, साइन बाय कॉस क्या बनता है 2 है ना नीचे, कॉस कॉस, साइन बाय कॉस क्या बनेगा tan x, और 1 बाय कॉस क्या बनेगा sec x, तो यू कैन राइट इट एज sec x tan x एंड dx। मतलब कि क्वेश्चन को फॉर्मेट पे ले जाना पड़ता है। इसका ये फॉर्मूला बन गया 2 tan x माइनस 3, इसका फॉर्मूला है sec x प्लस c एंड दैट इज अवर आंसर। तो चाहे अल्जेब्रिक हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, चाहे लॉगरिदम हो,
जो भी हो। क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं, 1 शॉट 1 वीडियो, नो कटिंग, बिल्कुल लाइव डेमो क्लास की तरह मैंने आपको ये टॉपिक का बेसिक इन्फो दिया विद एक्सरसाइज 7.1। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने उसमें से करा दिए। बाकी जो 1-2 बचे हैं अगर आप देख लेना, ना आए तो बता देना, मैं उसके लिए भी एक छोटा मोटा वीडियो बना के निकाल दूँगी। सो कैसा लगा बच्चों आपको? अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, स्प्रेड करो, अपने दोस्तों को बताओ। और ये आपकी एक अपनी ट्यूशन क्लास है, जैसा मैं हमेशा सब क्लासेस के लिए बोल रहा हूँ। तो इट्स नाउ बिगिन विद 12th ग्रेड क्लास। सो 9th 10th 11th 12th जो भी आपके सराउंडिंग्स में हो, मेरा चैनल स्प्रेड करो। थैंक यू वेरी मच।